तुझसे मोहब्बत करते थे, हम तो तुझसे मोहब्बत करते थे, अब भी करते हैं तब भी करते थे। जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो सभी लोग। आज के इस सेशन में हम वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को देखेंगे और इसमें हम 3-4 मनोवैज्ञानिक को देखेंगे। जीन पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की और भी मनोवैज्ञानिक को देखेंगे जो सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और यह जो मनोवैज्ञानिक थे यानी वाइगोत्स्की एक सामाजिक रचनावादी थे। एक सामाजिक सृजनवाद के जनक भी वाइगोत्स्की को कहा जाता है। और इन्होंने बताया कि बच्चे जो है समाज से इंटरेक्ट करके सारी चीज़ें सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। और इन्होंने बताया कि ज्ञान बच्चों द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है। इन्होंने बताया कि बच्चे जो स्वयं अपने ज्ञान का सृजन करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बच्चे का विकास सामाजिक स्थिति में ही होता है। अगर कहीं भी सामाजिक सांस्कृतिक वर्ड दिख जाएगा वहाँ देखते ही किसको मारना है तो वाइगोत्स्की को सही मारना है। इस सिद्धांत में यह कहा गया है कि बच्चे अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। और वाइगोत्स्की ने इसको 3 पहलू बताए हैं। क्या क्या 3 पहलू है तो सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर, ये तीनों आपस में मिल करके तब भाषा जो है बच्चों के भाषा का विकास होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है। वाइगोत्स्की का मानना है कि भाषा के विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। और इन्होंने बताया कि बच्चे जो होते हैं सीखते हैं कैसे। उन्होंने 3 वर्ड दिए, एक ZPD, एक MKO और एक स्कैफोल्डिंग। ZPD का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। MKO क्या है तो मोर नॉलेज अदर। स्कैफोल्डिंग मतलब पाड़ या ढांचा। इन सभी को देखते हैं। जो ZPD होता है यानी समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र, उसमें वास्तविक विकास के स्तर तक संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। यानी तुम्हारा वास्तविक विकास कितना है और कितना विकास किया जा सकता है, इन दोनों के बीच के जो अंतर है। जैसे सीटेट में आप 70 नंबर ला सकते हो, 82 नंबर पासिंग मार्क है। किसी के हेल्प से यानी हमारी वीडियो के मदद से आप 90 नंबर या 120 नंबर, टारगेट तो 120 का रहता है, 120 नंबर टारगेट में है और 90 लाते हो तो ये जो बीच का डिफरेंट यानी 82 नंबर पासिंग मार्क है, इसी को क्या कहेंगे तो ZPD कहते हैं। और एक दूसरा वर्ड था MKO, मोर नॉलेज अदर, यानी बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाने के लिए उनसे जो ऊपर का होता है यानी उससे ज़्यादा जानकार होता है वही बच्चों को सिखाता है। तो इन्होंने बताया कि बच्चों को जो भी चीज़, जैसे आप लोग कई चीज़ सीखे होंगे, गाड़ी सीखे होंगे, किसी की मदद लिए होंगे, और जब किसी की मदद लिए होंगे तो वह आपसे ज़्यादा जानकार था तभी मदद दिया था। जैसे यहाँ पे बच्चे को चम्मच से खिला रही उनकी मम्मी, तो बता रही कि ऐसे बच्चे जो है इसे पकड़ा जाता है चम्मच। यहाँ पे बच्चों को जो है उनकी माता साइकिल सिखा रही है, तो यानी पहले जो आपको सिखाएगा उसको पता होगा और वह तुमसे ज़्यादा नॉलेज जानेगा तभी वह आपको सिखाएगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप सभी लोगों को, तो आपसे ज़्यादा मेरे को जानकारी तभी पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो आप मेरे मतलब हमसे ज़्यादा आपको जानकारी होती, पढ़ते क्यों नहीं पढ़ते। और इसका फोल्डिंग क्या है, पाड़ या ढांचा। तो इसे है वयस्क द्वारा दी जाने वाली सपोर्ट को क्या कहते हैं, इसके फोल्डिंग, पाड़ या ढांचा कहते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा पर इनके क्या विचार है तो यह देखते हैं। इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन यहाँ से सीटेट में प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। और इन्होंने यह भी कहा, इसको वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लेना, कि
पहले भाषा आती है, बाद में विचार आते हैं। इस सेशन का कोई भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। वाइगोत्स्की ने भाषा के 3 रूप बताए हैं। कौन कौन से हैं? तो एक सोशल स्पीच होता है। सोशल स्पीच मतलब सामाजिक बात, सामाजिक भाषा या सामाजिक बातें, यानी समाज से जो बच्चे सीखते हैं उसे कहते हैं। और प्राइवेट स्पीच क्या होता है? जो बच्चा जो है स्वयं में गुनगुनाता है। जैसे यहाँ पे गाड़ी चला रहा है बच्चा, तो उसमें कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है, छुक छक पकाए, ये सब। तो ये किस के अंतर्गत आते हैं? तो प्राइवेट स्पीच के अंतर्गत आते हैं। एक तीसरी स्पीच होती है साइलेंट इनर स्पीच, यानी एक प्रश्न पूछा जाता है कि एक लड़की कपड़ा तय करते हुए कुछ गुनगुना रही है, तो वह किसके अंतर्गत कौन सी बातें आएंगी? तो वाइगोत्स्की के अनुसार साइलेंट इनर स्पीच के अंतर्गत आएंगी। हावर्ड गार्डनर महोदय, बहुबुद्धि के सिद्धांत किसने दिया है? तो हावर्ड गार्डनर महोदय। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, सीटेट का कोई एग्जाम नहीं हो सकता जिसमें ये महानुभाव मतलब हावर्ड गार्डनर नहीं पूछे जाते हैं। हावर्ड गार्डनर महोदय ने बुद्धि के 9 प्रकार बताए हैं, लेकिन एनसीईआरटी में 8 प्रकार ही बुद्धि मानी जाती है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कई प्रकार से बनी होती है और कोई एक क्षमता नहीं बल्कि कई प्रकार के बुद्धि का संयोजन है। अर्थात अध्ययन भी कई प्रकार से हो सकता है। ये किसने कहा है? तो हावर्ड गार्डनर महोदय ने कहा है। पहली बुद्धि कौन सी है? तो शाब्दिक भाषाई बुद्धि। इसमें क्या होता है? यह बुद्धि जिसके पास पाई जाती है वह वकील, कवि, पत्रकार होता है। यानी इसमें जो है शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। जैसे स्वामी विवेकानंद एक जो है कवि मतलब दार्शनिक थे, कह सकते हो आप। तो वकील, कवि, पत्रकार के अंतर्गत शाब्दिक भाषाई बुद्धि पाई जाती है। दूसरी बुद्धि हावर्ड गार्डनर के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि। इसमें तार्किक योग्यता यानी मैथ कैलकुलेशन अधिक होता है। जैसे अकाउंटेबल हो गए, बैंकर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, इनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती थी? तो तार्किक गणितीय बुद्धि। आगे है अस्थानिक बुद्धि। अस्थानिक बुद्धि क्या है? अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना यह अस्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। जैसे मूर्तिकार हो गया, चित्रकार हो गया, आर्किटेक्चर हो गए, तो इन सब में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो अस्थानिक बुद्धि पाई जाती है। शारीरिक गतिक बुद्धि, यह क्या होता है? तो शरीर को गति देने वाली बुद्धि को शारीरिक गति बुद्धि कहते हैं। यह किसमें पाई जाती है? तो अभिनेता में, अभिनेत्री में, एथलीट हो गए, डांसर हो गए, इन सभी में जो है शारीरिक गति बुद्धि पाई जाती है। जैसे खिलाड़ी हो गए, इनमें भी। आगे है संगीतात्मक बुद्धि। संगीतात्मक बुद्धि कौन सी है? तो इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत के बुद्धि अधिक होती है। जैसे सिंगर हो गए, एंटरटेनर हो गए, जैसे यहाँ लता मंगेशकर जी थी, इनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती थी? तो संगीतात्मक बुद्धि पाई जाती थी। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्या? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको लगा लेना। इसके द्वारा दूसरों व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। जैसे एक नेता हो गई, नेता जो होते हैं वह कहते हैं मैं नेता नहीं आपका बेटा हूँ, चुनाव निपटने के बाद तो पता ही नहीं चलता कहाँ गए मेरा बेटा। और यह सामाजिक कार्यकर्ता भी होते हैं, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता जो होते हैं उसमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्या है? तो इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। तो इसमें जैसे आध्यात्मिक गुरु हो गए, महात्मा बुद्ध हो गए, ये सभी के अंतर्गत कौन सा बुद्धि पाई जाती है? तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। एक होते हैं प्रकृतवादी बुद्धि, इसके अंतर्गत कौन से आते हैं? जैसे इसमें बुद्धि में व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं। जैसे किसान हो गए, ये सभी जो है नेचुरल मतलब प्रकृति के पास होते हैं, यानी इसमें प्रकृतवादी बुद्धि पाई जाती है। जीन पियाजे
इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो जीन पियाजे महोदय ने दिया है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और इन्होंने प्रयोग किस पर किया था कि तो अपने 3 बच्चों और आसपास के बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया था। संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, मानसिक विकास का अध्ययन किया था। इस सिद्धांत को विकासात्मक, इसीलिए इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। पियाजे के अनुसार ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पियाजे के अनुसार विकास पहले होता है, फिर अधिगम होता है। इन्होंने एक डिफिनीशन दी थी कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। इन्होंने बच्चों को क्या माना है? तो एक नन्हा वैज्ञानिक माना है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इनके कॉन्सेप्ट को देखते हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट दिए थे। उससे पहले कुछ शब्द को समझ लेते हैं। अनुकूलन क्या होता है? यानी अडेप्टेशन। यह वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी 2 प्रक्रिया होती है, अभी आगे देखते हैं। जैसे नई नई शादी होती है, उसको उस जो इस महिला को टेडी बियर मिलता है तो उसके बच्चे होते हैं उस टेडी बियर को देखते हैं और टेडी बियर देखते देखते वो टेडी बियर को देखते हैं और वह समझ लेता हाँ यह क्या है? टेडी बियर है। बचपन से ही देख रहा तो समझ लेता है ये टेडी बियर है। और इसका दूसरा होता है एक समायोजन। समायोजन को इंग्लिश में कहते हैं एकोमोडेशन। यह क्या है? तो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। जैसे बचपन में वह देखा टेडी बियर तो टेडी बियर जानता था, लेकिन बाद में वह बिल्ली देखा तो मम्मी ने बताया बेटा यह टेडी बियर नहीं है, बिल्ली है। तो वह बिल्ली देख लिया, फिर और बिल्ली देख काली भी देख लिया तो बोला हाँ, तो मम्मी ने समझा हाँ बेटा यह एक काली बिल्ली, यह भी एक प्रकार की बिल्ली है। तो पूर्व ज्ञान उसका टेडी बियर था, उसे चेंज किया गया। तो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। इसकी तीसरी है साम्य धारण या संतुलन। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। इक्विलिब्रेशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट को कर लेना। आगे है स्कीम्स क्या होती है? तो अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना को क्या कहा जाता है? तो स्कीम्स कहा जाता है। जैसे कौवा और कोयल एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन जब वह बोलता है तो पहचान में आ जाता है ये कौवा है और ये कोयल है। तो इसको अगर ज्ञानात्मक संरचना मतलब अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना क्या कहलाती है? तो स्कीम्स कहलाती है। एक होता है स्कीमा। स्कीमा क्या है? तो मानव के दिमाग में जो चीज़ पहले से होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। जैसे ही वहाँ पे ऊपर कोयल देखा था और कोयल और कौवा में जो है डिफरेंस करना सीख लिया। फिर कबूतर को देखा तो वह भी कहाँ है, एक कबूतर है। तो मानव के दिमाग में जो चीज़ पहले से होती है वह उनका प्रयोग करके किसी और यानी कबूतर के रूप में वह धारणा बनाता है। इसी को क्या कहा जाता है? तो स्कीमा कहा जाता है। जीन पियाजे की पुस्तक का नाम क्या था? तो बाल विकास की भाषा। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं? तो पहली है संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती है। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। किसके माध्यम से सीखता है? तो ज्ञानेंद्रियों। ज्ञानेंद्रियां कितनी होती? 5। आँख, कान, नाक और जीभ और त्वचा।
जो बचपन मतलब छोटा बच्चा होता है उसके अंदर वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी क्या कर लेता है, ढूंढ लेता है। जैसे यहाँ पे बच्चा कोई भी छोटा हो तो उसको चाबी बहुत पसंद होती है, तो चाबी को ले जाके कहीं छुपाएगा और अपनी सारी चीज़ जहाँ पे छुपाएगा एक ही जगह छुपाता है। अगर बच्चा कुछ भी छुपाएगा तो एक जगह छुपाएगा, चाबी भी ले जाएगा तो एक ही जगह रखेगा, और बच्चों से कहोगे बेटा हमारा चाबी कहाँ गया, तो जाके तुरंत ढूंढ के ला करके दे देता है। और दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 से 7 वर्ष तक के बालकों के अंतर्गत या अंदर पाई जाती है। यह क्या है, तो यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाता है। और इस अवस्था में बच्चों के अंदर कुछ गुण पाए जाते हैं। कौन सा, जीववाद पाया जाता है। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता उसे जीववाद कहा जाता है। जैसे अगर कोई बच्चा है ठोस मतलब गिर गया और पापा मम्मी या जो भी वो कहे अरे धरती माँ गिरा दी, तो धरती माँ को 2-3 बार ऐसे मार देती हैं तो बच्चा क्या होता है, हंसने लगता है। तो इसमें बच्चा जो है सोचता है कि सभी के अंदर जीव है और वह मार खाए, इसीलिए क्या हुआ, बच्चा हंसने लगता है। अहम केंद्रितता का भी गुण इस बच्चे के अंतर्गत पाई जाती है। इसमें क्या है, तो यह बच्चा यह सोचने लगता है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वही सभी क्या है, सही है, बाकी सब क्या है तो गलत है। जैसे बच्चा आइसक्रीम खा रहा तो सोचता है सभी मम्मी पापा या सभी लोग क्या खाएं, आइसक्रीम खाएं। अगला, इस बच्चे के अंदर अपलटावी का गुण नहीं पाया जाता है। यानी अगर बच्चा को बता दोगे 4 + 6 = 10 तो उससे पूछोगे 6 + 4 = कितना होता है, तो वह नहीं बता पाएगा। और इसमें मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, संरक्षण क्रम, निर्धारण की योग्यता आदि की कॉन्सेप्ट की कमी इस अवस्था में पाई जाती है। इसमें बच्चे को अगर घर से स्कूल छोड़ दिए तो स्कूल से घर नहीं आ पाता है, और अगर सिक्का और नोट दीजिए तो इसमें बच्चा क्या करता है, सिक्के ही लेता है, नोट को नहीं लेता है। और इसमें बच्चे के पास अगर 2 गिलास पानी दे दिया जाए, एक लंबी हो एक छोटी हो, हालांकि दोनों में पानी समान मात्रा में आए तो बड़ी वाली गिलास लेगा, छोटी वाली नहीं लेगा। यानी मुद्रा का संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, संरक्षण क्रम के निर्धारण की योग्यता की कमी अवस्था में क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। केंद्रीकरण क्या है, तो इस अवस्था में केंद्रीकरण का भी गुण पाया जाता है। तो जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषता को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है उसे क्या कहा जाता है, केंद्रीकरण कहा जाता है। और बच्चा जो होता है उसका 85% दिमाग का जितना विकास होना रहता है बचपन में ही हो जाता है, बाद में उसमें जो है परिपक्वता आती रहती है। जैसे यहाँ पे बच्चा गेम खेल रहा है तो उसको केवल गेम से ही मतलब रहेगा और किसी चीज़ से मतलब नहीं रहेगा। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है, यानी अब देख करके कुछ ना कुछ करने लगता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। अभी इसके पहले जो अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण क्रम, निर्धारण की योग्यता कमी आ जाती थी, लेकिन इसमें इन सभी के कॉन्सेप्ट के गुण आ जाते हैं। अब इसको 100 रुपये और 20 रुपये का सिक्का दोगे तो 100 रुपये का नोट लेगा। और इस अवस्था में बच्चा स्कूल से घर से स्कूल आ जा सकेगा और यह भी जान जाएगा कि किस गिलास में ज़्यादा पानी है। और इसमें आगमनात्मक तर्कड़ा भी करने लगता है, यानी सामने रखी चीज़ों पर वह क्या करने लगता है, विचार करने लगता है। वह सोचने लगता है पेड़ जरूरी है या नहीं, हमारे लिए सोचने लगता है। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष तक के बालकों में यह पाई जाती है। यह क्या संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। निगमनात्मक तर्कड़ा, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर
तर्क करने लगता है। तो प्रश्न पूछा जाता है निगमनात्मक तर्कड़ा का विकास जीन पियाजे के अनुसार किन बालकों में पाया जाता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, और इसमें बच्चा जो है 11 से 15 वर्ष तक के बालक आते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय ने नैतिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, ये भी सीटेट का ऐसा कोई एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता। अभी पिछली बार जो जनवरी में हुआ था एग्ज़ाम, उसमें भर भर के क्वेश्चन इनसे आए थे। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने नैतिकता सिद्धांत या नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। नैतिकता क्या है? तो नैतिकता वह गुण होता है जिसमें सही और गलत की पहचान होती है। यानी सही या गलत क्या है? तो समाज में जो मान्य है वो सही है, और जो समाज में अमान्य है वह गलत है। हर व्यक्ति के अंदर नैतिकता पाई जानी चाहिए। नैतिकता ही समाज को एक अच्छी दिशा प्रदान करता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए इन्होंने एक हिंज की मतलब कोई ना कोई कहानी सुनाते थे बच्चों को, और बच्चों से क्या करते थे? प्रश्न पुटअप करते थे। और इन्होंने ऐसे ही इनकी एक फेमस कहानी हिंज की कहानी में क्या है कि एक व्यक्ति गरीब रहता है, उसकी पत्नी बहुत बीमार रहती है और वह इतना गरीब रहता कि ये पत्नी का इलाज नहीं करवा पाता है, और पत्नी को एक ऐसा रोग हो जाता जो असाध्य होता है और उसकी इलाज जो है जल्दी नहीं हो पाता है। और वहीं एक डॉक्टर होता है, उससे इलाज की दवा खोज लेता है, और वह इतनी महंगी दवा का रेट करता है कि कोई जल्दी इसको खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि वह पहली बार खोज किया रहता है। वह सोचता है मैं पूरा पैसा जितना मन करे 10 गुना पैसा वसूल लूँ। अब वह गरीब व्यक्ति जाता है और वहाँ पे उससे विनती करता है, लेकिन वह नहीं मानता है। तो इसे प्रश्न पूछा जाता है, बच्चों तुम लोग बताओ कि वह चुरा ले या ना चुरा ले। अगर तो बच्चा उत्तर देता है जिस प्रकार उसी प्रकार इसका निर्धारण किया जाता है। अगर बच्चा बोला कि उसको नहीं चुराना चाहिए क्योंकि दंड मिलेगा, तो वह इसका मतलब बच्चा जो है दंडात्मक से प्रताड़ित है। अब देखते हैं, एक होता है नैतिक तर्कड़ा। ये क्या है? तो सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने की में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कड़ा कहते हैं। सही और गलत में किसी एक को चुनना क्या कहलाता है? नैतिक तर्कड़ा कहलाता है। जैसे हिंज ने किसको चुना था? तो चोरी को चुना था। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। कौन कौन से लेवल बताए हैं? तो प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर 4 से 10 वर्ष, प्री कन्वेंशनल स्टेज, और दूसरी अवस्था क्या थी? तो रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 10 से 13 वर्ष, कन्वेंशनल स्टेज, और तीसरी कौन सी थी? तो उत्तर रूढ़िगत नैतिकता 13 वर्ष से ऊपर, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर 4 से 10 वर्ष, इसमें क्या होता है? तो इस समय बच्चों में नैतिकता शून्य पाई जाती है, यानी बच्चा दूसरे के हिसाब से ही अपने नैतिकता को दिखाता है, और इस अवस्था में नैतिकता दूसरों की मानकों के अनुसार ही निर्धारित होती है। जैसे कोई बच्चा है, इसमें मम्मी पापा कहते बेटा कोई रिश्तेदार आएगा तो उनका पैर पकड़ना है, टच करना है, राम जोहारी करना है, तो बच्चा अगर नहीं करता तो पीटा जाता बहुत। यानी वह क्या होता है? बच्चा नैतिकता इस दूसरों के मानकों के अनुसार होती है। और इसके 2 भाग है। कौन कौन से? पहला दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता। इसमें बच्चों की नैतिकता सजा व आज्ञा पालन पर आधारित होता है। जैसे अगर पैर या नमस्कार नहीं करता तो पीटा जाता है बच्चा, तो यानी दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता होगी वहाँ पे। और दूसरी क्या है? साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता। इस अवस्था में जैसों को तैसा का अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही व्यवहार वह उसके साथ करेगा, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यहाँ पे लगता है। जैसे स्कूल में बच्चा है अगर तो कोई कलम उसका तोड़ देता है तो बच्चा भी उसका कलम क्या करता है? तोड़ देता है।
आप अगर कितने बड़े हो, अगर एक तमाचा बच्चे को लगाओगे, आप पीएम हो उससे नहीं मतलब बच्चे को, आपको भी एक तमाचा क्या कर देगा, लगा देगा। उसके बाद है रूढ़िगत नैतिकता स्तर। इस अवस्था में बच्चा दूसरों को के मानकों को अपने अंदर समाहित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही या गलत का निर्णय करता है। इसके भी कितने भाग हैं, तो 2 भाग हैं। पहला, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की उन्मुखता, यानी जैसे जो बच्चा स्कूल में कोई फंक्शन वगैरह होता है तो उसमें प्रतिभाग करता है, पुरस्कार जीतता है, तो वह अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए यह क्वालिटी जो उस बच्चे में पाई जाती है। और यह किस वर्ष के बालकों में पाई जाती है, तो 10 से 13 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती है। और इसकी दूसरी अवस्था क्या है, तो कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। जैसे उसके पापा का एक बार रेड लाइट जलते पार करते हुए एक्सीडेंट हो गया था, तो वह रेड लाइट को कहेगा कि किसी को भी रेड लाइट पार करना नहीं चाहिए। और तीसरा है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता स्तर। इसमें 13 वर्ष से ऊपर तक के बालकों में यह गुण पाया जाता है। इसमें बताते हैं कि वह निर्णय इसमें खुद लिए जाते हैं, ना कि समाज के आधार पर। यानी इसमें बच्चा मतलब जानकार हो जाता है, वह सोचता है क्या सही है और क्या गलत है। जैसे दहेज लेना, दहेज देना ये सही है गलत, इसके बारे में खुद सोचने लगता है, समाज का बातें नहीं मानता है। और इसके भी कितने अवस्थाएं हैं, तो 2 अवस्थाएं हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है, जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिए हैं, कितने स्टेज में दिए हैं, 3, और उन तीनों के 2-2 स्तर हैं, तो उप स्तर कितने हो जाएंगे, 6 स्तर हो जाएंगे तीनों के। इसके भी 2 अवस्थाएं कौन को, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। इसमें किशोर जरूरत पड़ने पर सामाजिक नियम को तोड़ देता है। जैसे अगर कहीं ले जा रहा किसी को अस्पताल, रेड लाइट जली तो वह सोचेगा छोड़ो, पहले इनको क्या करते हैं, अस्पताल पहुंचाते हैं। दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। जैसे भगत सिंह थे, यह कम उम्र में ही फांसी पर झूल गए, और इनके अंदर कौन सी नैतिकता पाई जाती थी, तो उस वर्ष के बालकों में या कौन सी नैतिकता पाई जाती है, तो सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत उन्मुखता पाई जाती है। यानी सभी के लिए अपने प्राण भी त्याग देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एडवर्ड थॉर्नडाइक, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत किसने दिया है, तो A.L. एडवर्ड थॉर्नडाइक महोदय। एडवर्ड थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, और एक पशु वैज्ञानिक भी थे। अधिगम के सबसे पहले नियम किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक महोदय ने ही दिए थे। थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, कौन सी पुस्तक है, तो एडुकेशन साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस। एडुकेशन साइकोलॉजी के जनक भी इनको कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। वह सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना यानी स्टिमुलस को बढ़ा दे तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा, और जब वह बार बार अनुक्रिया करेगा तो वह कुछ ना कुछ सीखेगा। इन्होंने कहा कि मतलब इन्होंने उद्दीपक के बारे में बात की है। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो किस लिए, सीटेट पास करने के लिए। सीटेट पास करोगे तो नौकरी पाओगे, और नौकरी पाने के बाद खुशहाल परिवार हो जाएगा। इन्होंने प्रयोग किस पर किया था, तो भूखी बिल्ली पर प्रयोग किए थे। इन्होंने एक पिंजरे पर भूखी बिल्ली पैक कर दिए थे, और इसमें एक लीवर लगा था, और बाहर मछली जो है भुनी हुई मछली रखी हुई थी, और बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग करके यह सिद्धांत का प्रतिपादन दिए थे। इन्होंने एक प्राथमिक सिद्धांत और 3 प्राथमिक सिद्धांत और 5 गौण सिद्धांत दिए हैं। मुख्यतः पूछता है तो 2 सिद्धांत, प्राथमिक सिद्धांत और गौण सिद्धांत। प्राथमिक सिद्धांत कितने हैं, तो 3 है, और गौण कितने हैं, तो 5 हैं।
पहला सिद्धांत प्राथमिक नियम क्या है? तो यह नियम बताता है कि किसी काम को हम जितना अभ्यास करेंगे उसे हम उतना ज़्यादा ही सीखेंगे, यानी प्रयास, मतलब प्रयास पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। और दूसरा है तत्परता का नियम। इसमें इन्होंने बताया कि किसी काम को करने के लिए हम जितना तत्पर रहेंगे उसे उतना जल्दी ही सीखेंगे। अगला नियम है प्रभाव का नियम। इसमें क्या है? तो बच्चा अगर सीखता है, संतोषजनक हुआ तो वह उसको सीखना तीव्र हो जाता है, और यदि सीखना असंतोषजनक है तो सीखना संभव नहीं होता है। प्रभाव का नियम यह कहता है, जैसे बच्चा अगर कोई काम कर रहा है, उसको खुशी मिलती है, परिवार खुश हैं, तो वह उस काम को करेगा और बढ़िया से करने की कोशिश करेगा। और थॉर्नडाइक ने इसे पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है, यानी बच्चों को काम कराने के लिए पुरस्कार और दंड का प्रयोग आप कर सकते हो। और इन्होंने 5 गौड़ नियम दिए थे। कौन कौन सा था उसको देखते हैं। पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते हैं जब अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयास करते हैं। जैसे बिल्ली, भूखी बिल्ली पिंजरे में बंद थी, इधर उधर कूद रही थी, बाई चांस लीवर पर पड़ता था, भोजन आ जाता था। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते वह प्रयास करते वह जो है अपने आप, जब भूख लगती थी तो उस पर पैर रखती थी और भोजन आ जाता था। आंशिक क्रिया का नियम दूसरा है। तो इस नियम के अनुसार पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर सीखना, यानी कोई भी बड़ा सा काम उसको छोटे छोटे भाग में बांट करके सीखोगे तो जल्दी सीख लोगे। इसे क्या कहा जाता है? तो आंशिक क्रिया का नियम। आगे आत्मीकरण या आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। इस नियम के अनुसार हम नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर इसे अस्थायी बना लेते हैं। इससे अधिक सुगम और सरल हो जाता है। यानी जैसे अभी जीन पियाजे का पढ़े थे, वहाँ भी आत्मीकरण था, यहाँ भी आत्मीकरण है। यानी आप किसी चीज़ को दिमाग में बैठा लिए हो और अपने पूर्व ज्ञान से रिलेट करके उसको समझोगे तो जल्दी और सुगम और सरलता से सीख सकते हो। मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम यह कहता है कि हम अगर कोई काम करेंगे, पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी तो हम उस काम को करना सीखेंगे, और मतलब अगर अभिवृत्ति कम हो जाएगी किसी काम के प्रति तो वह काम को हम क्या करेंगे? कम सीखेंगे। अगला है और 5वां है साहचर्य क्रिया का नियम। इस नियम का अभिप्राय है कि पहले की गई क्रिया को अन्य स्थिति में उसी प्रकार करना साहचर्य नियम क्रिया का नियम कहलाता है। वेन हिले महोदय सीटेट का ऐसा कोई एग्जाम हो ही नहीं सकता जिसमें ना पूछे जाते हों। वेन हिले महोदय ने बताया कि ज्यामिति स्तर से संबंधित सिद्धांत दिया कि बच्चे किस प्रकार से ज्यामिति को सीखते हैं। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि बच्चे ज्यामिति को किस प्रकार सीखते हैं, और इसको सीखने के लिए 5 स्टेज बताई है। कौन कौन सा स्टेज है? पहला है लेवल 0, जिसको हम कहते हैं चचूसीकरण यानी विजुअलाइजेशन। इसमें बच्चा चीज़ों को सिर्फ जानते हैं या उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं। इसमें बच्चा आकृतियों को दिखावट के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन करता है। जैसे छोटा बच्चा हो तो रोटी को देखता है तो केवल रोटी को देखता है बस, और कुछ जानता नहीं है। और बिस्कुट को भी खाता है तो जानता हाँ ये चौकोर होते, बाकी अभी जानता कुछ नहीं, बस देखता है। और लेवल 1 में क्या होता है? तो विश्लेषण एनालिसिस। इसमें बच्चा चीज़ों को ज्योमेट्रिकल नाम देना शुरू कर देता है। जैसे अभी रोटी खा रहा था तो इसमें रोटी को वृत्त नाम दे देता है, और बिस्कुट खा रहा तो बिस्कुट को नाम क्या दे देगा? चतुर्भुज नाम दे देगा। आगे है लेवल 2 अनौपचारिक निगमन इनफॉर्मल डिडक्शन। इसमें बच्चे आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है और इनकी सिमिलरिटी के
बेस पर। जैसे आयत है और वर्ग है, इन दोनों में बता देगा हाँ ये आयत है और ये वर्ग है। आयत में आमने सामने एक भुजा बराबर है और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर हैं। और लेवल 3 में क्या है तो औपचारिक निगमन। इसमें बच्चा आकृतियों के फार्मूला ढूंढने लगता है। आयत का कहेगा तो आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, उसी प्रकार वर्ग का क्षेत्रफल बराबर मतलब वर्ग 4 भुजा स्क्वायर। मतलब इसमें जो क्या करने लगता है बच्चा जो है औपचारिक निगमन में फार्मूला ढूंढने लगता है। लेवल 4 में क्या करता है तो दृढ़ता यानी रिगिड आ जाती है। इसमें बच्चा अपने चिंतन के आधार पर खुद से चीज़ें यानी कलाकारी करने लगता है। इनसे संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं। वेन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों के दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं यह किस लेवल में है तो मानसिक चित्रण या लेवल 0 में। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को एक समभुज और एक वर्ग के बीच समानताएं खींचने के लिए कहा गया था। ज्यामितीय सोच के वेन हिले के स्तर के अनुसार छात्र किस स्तर पर है। तो इसमें देखो एक वर्ग और समभुज में के बीच में समानता खींचना है तो लेवल 3 के अंतर्गत आएगा बच्चा, अनौपचारिक निगमन के अंतर्गत। तो हमने इस सेशन में देखा कि वेन हिले के ज्यामितीय स्तर को यानी बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। बीएफ स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ओरिएंट कंडीशनिंग थ्योरी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत है, या कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं, या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, या अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत भी कहते हैं। बीएफ स्किनर महोदय ने आधुनिक अनुक्रिया पर जोर दिया और इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। स्किनर महोदय ने अपना प्रयोग चूहे और उसके बाद कबूतर पर किया, लेकिन सबसे बढ़िया प्रयोग कौन सा माना जाता है, चूहे वाला। इसको स्किनर बॉक्स भी कहा जाता है। एक इस बॉक्स लेकर के उसमें चूहे बंद कर दिए और भूखा चूहा पर इन्होंने प्रयोग किया। इसमें एक लीवर लगा दिया गया और एक छिद्रजा था, जब लीवर दबता था तब खाना आ जाता था। इसका कंप्लीट वीडियो या देखने के लिए इसी यूट्यूब चैनल पर नाम हर मनोवैज्ञानिक के नाम से एक वीडियो बना, उसको देख करके आप कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यह वीडियो जो है मैराथन टाइप में सभी को टच करते हुए चलेंगे। इस प्रयोग में यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया होती है, बाद में उद्दीपन मिलता है और जैसे जैसे पुनर्विलन मिलता है वह अनुक्रिया करने और लक्ष्य पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती रहती है। सीखने की अनुक्रिया में पुनर्वलन का विशेष महत्व होता है। पुनर्वलन कितने प्रकार से होते हैं तो 2 प्रकार से, एक सकारात्मक पुनर्वलन और एक नकारात्मक पुनर्वलन। सकारात्मक पुनर्वलन में भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा ये सभी आते हैं। नकारात्मक पुनर्वलन में दंड देना, मना करना, डांटना ये सभी आते हैं। और किसी व्यक्ति को सकारात्मक पुनर्वलन दिया जाएगा तो वह बार बार क्रिया को क्या करेगा, दोहराएगा। और अगर वही नकारात्मक पुनर्वलन दिया जाता है वह क्रिया को नहीं दोहराता है। पुनर्वलन की अनुसूची यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, एक सतत पुनर्वलन, एक आंशिक पुनर्वलन। सतत जब क्रिया बार बार होती है और पुनर्वलन बार बार दिया जाता है, जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चों की तारीफ करना। आंशिक पुनर्वलन, इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्वलन नहीं दिया जाता बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है। सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों का तारीफ करना यह किसके अंतर्गत आएगा तो आंशिक पुनर्वलन के अंतर्गत आएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। चोम्स्की महोदय, नाम चोम्स्की महोदय ने भाषा विकास के सिद्धांत को दिए हैं इनबॉर्न थ्योरी।
यह मनोवैज्ञानिक कहाँ के निवासी थे? तो अमेरिका के निवासी थे। और इनका मानना है कि बच्चे में भाषा सीखने के लिए जन्मजात क्षमता होती है। और मनोवैज्ञानिकों ने कहा था, बच्चे को कोरा कागज़ कहा था कि बच्चा कोरा कागज़ की तरह होता है और वह स्कूल में जाता है, टीचर उसमें क्या करता है, सारा चीज़ फिल करता है। जबकि ऐसा यह सत्य नहीं है। यह नीपी भी ऐसा नहीं मानता है। सीट जो है और भी यह नीपी हो गया, आरटी हो गया, एनसीएफ हो गया, सभी बच्चे को कोरा कागज़ नहीं मानते हैं। और इन्होंने माना कि बच्चे में भाषा सीखने की क्या होती है, जन्मजात क्षमता होती है। और यह कहते हैं कि मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिससे बच्चा जो है सीखता है। पहले माना जाता था कि बच्चा जो है कुछ नहीं सीखता है, आता है स्कूल में और टीचर जो है सिखाते हैं। लेकिन नोम चोम्स्की महोदय ने बताया कि बच्चे के अंदर एक जन्मजात क्षमता होती है भाषा सीखने की और उनके अंदर एक डिवाइस पाई जाती है। उस डिवाइस का नाम होता है लैड। और लैड का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, कौन सा होता है? तो लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस, यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र। तो प्रश्न पूछा जाता है और ट्रिक याद कर लेना कि कहीं भी लैड यानी डिवाइस शब्द दिख जाए, वहाँ देखते ही नोम चोम्स्की महोदय को सही मारना है। और ये ये जो है फुल फॉर्म से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नोम चोम्स्की भाषा के 2 लेवल बताए हैं। नोम चोम्स्की महोदय ने अध्ययन करके बताया कि भाषा 2 प्रकार की पाई जाती है। किसमें? तो बच्चों में। एक होती है सतही संरचना। कौन सी? सतही संरचना। इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों, शब्दों को जानता है लेकिन उनके अर्थ नहीं जान पाता है। जैसे मम्मी, पापा, खाना पीना। जो छोटा बालक होता है, मम्मी, खाना पीना, चाचा, अंकल, ये सब बोलता है लेकिन उसका अर्थ वह नहीं जानता है। इस संरचना को नोम चोम्स्की महोदय ने सतही संरचना की संज्ञा दी है। और दूसरी होती है गहरी संरचना। यह क्या है? तो भाषा की दूसरी संरचना कौन सी है? गहरी संरचना। इन शब्दों में शब्दों का अर्थ ज्ञान हो जाता है, यानी बच्चा जब मम्मी कहता है तो उसको समझ में आ जाता है कि मम्मी मुझे मतलब मेरी जो जन्म देने वाली हैं वह मम्मी है, पापा हैं और भाई मेरे भाई हैं। तो ये सारी चीज़ को जान जाता है। पानी क्या होता है, खाना क्या होता है, पीना क्या होता है, ये सारा चीज़ में गहरी संरचना में बच्चा क्या करता है, जान जाता है। समाजीकरण क्या है? तो मानव समाज द्वारा सीखना। यह पूरे मानव समाज द्वारा सीखना क्या है? तो सामाजिक मतलब समाजीकरण है। और समाजीकरण क्या होता है? बच्चे समाज से इंटरेक्ट करके या समाज में ढल जाएं और समाज में जो मान्य उसको माने, जो अमान्य उसको अमान्य करें, तो वही क्या कहलाता है? समाजीकरण कहलाता है। और समाजीकरण पूरे जीवन भर निरंतर चलती रहती है। जैसे अधिगम मनुष्य जो है जन्म से लेकर कब्र तक करता है, उसी प्रकार समाजीकरण जन्म से लेकर मृत्यु तक होता रहता है। और व्यक्ति के समाज के अनुरूप ढल जाना ही क्या कहलाता है? समाजीकरण कहलाता है। वही बातें हैं जो समाज में बातें मान्य होती है उसको मान्य करें और जो बातें अमान्य है उसको अमान्य करें। और समाजीकरण की 2 एजेंसियां हैं। कौन कौन सी एजेंसियां हैं? एक सक्रिय एजेंसी है और एक निष्क्रिय एजेंसी है। बालक जो होता है वह समाजीकरण 2 प्रकार से करता है, या बालक को के साथ समाजीकरण करने में 2 महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक सक्रिय एजेंसी के रूप में और दूसरा निष्क्रिय एजेंसी के रूप में निभाते हैं। सक्रिय एजेंसी क्या होता है? तो यह सीधा प्रभाव पड़ता है, यानी बच्चे पर सीधा प्रभाव जिसका पड़ता है वह सक्रिय एजेंसी के अंतर्गत आता है। जैसे परिवार हो गया, परिवार का सीधा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। दोस्त हो गया, दोस्त का भी प्रभाव सीधा बच्चे पर पड़ता है। पड़ोसी का भी सीधा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। रिश्तेदार का भी प्रभाव सीधे बच्चों पर पड़ता है। स्वास्थ्य अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो उसका भी सीधा प्रभाव पड़ता है।
क्लब जो होता है, स्कूल हो गया, ये सब सक्रिय एजेंसी के अंतर्गत आते हैं। यानी बालक के प्रभाव, जिस बालक के ऊपर जिसका प्रभाव सक्रिय रूप से पड़े वह सक्रिय एजेंसी के अंतर्गत आता है। और दूसरा होता है निष्क्रिय एजेंसी। निष्क्रिय एजेंसी क्या होती है, तो इसमें बच्चे के ऊपर सीधा प्रभाव नहीं डालता है बल्कि इनडायरेक्ट रूप से प्रभाव डालता है। जैसे पुलिस स्टेशन हो गया। अब पुलिस स्टेशन में रोज़ दंडात्मक कार्रवाई थोड़ी होती है, दूसरों का देख करके बच्चा सीखता है कि नैतिक होना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, ये सारा चीज़ दूसरों से देख करके सीखता है। ये सब जो है निष्क्रिय एजेंसी के अंतर्गत आएगा। और सार्वजनिक हो गया, सार्वजनिक जैसे कहीं भी बीड़ी नहीं पीना चाहिए, तो ये समाज से ही इंटरेक्ट करके सीखता है। और द्वितीय एजेंसी के अंतर्गत ये आता है या निष्क्रिय एजेंसी के अंतर्गत आता है। पुस्तकालय हो गया, रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, ये सारी चीज़ निष्क्रिय एजेंसी के अंतर्गत आते हैं। और लेवल ऑफ टीचिंग, टीचिंग के लेवल कितने हैं, तो 3 लेवल होते हैं। कौन कौन सा? एक स्मृत स्तर का होता है, एक समझबोध स्तर का होता है और एक चिंतन स्तर का होता है। स्मृत स्तर में बच्चा केवल रटता है, जैसे नहीं एक मूवी में आमिर खान है और उसमें बच्चों को दिखाया गया 3 इडियट में, जो मशीन की परिभाषा देता है और अप डाउन करता है, तो वही है रट्टू तोता जिसको कहते हैं, या रट्टू विदना या रटना। छोटे क्लासों में ठीक है, 1-2 तक आपको पढ़ाना याद कराना है तो ये ठीक है, लेकिन ऊपरी क्लास में रटाना नहीं सही है, समझ पर आधारित होनी चाहिए। तो स्मृत स्तर में क्या करता है, बच्चा रटता है 2 दूना 4, 2 3 6, छोटा, अनार, आम, ये सब रटता है। और दूसरा लेवल होता है समझ बोध स्तर। इसमें क्या होता है, बच्चा समझ करके सारी चीज़ों को सीखता है, चाहे जो भी चीज़ हो उसको बच्चा क्या करता है, समझ करके सीखता है। चिंतन स्तर क्या होता है, खुद समझना, यानी जैसे दार्शनिक वगैरह होते हैं वह खुद समझते हैं, किसी चीज़ पर विचार करते हैं, चंद्रमा क्यों है, तारे क्यों हैं, क्या चमकते हैं, सूर्य का चमकना किस प्रकार से, ये सारी चीज़ें अगर तुम खुद अपने आप में किसी चीज़ के बारे में सोचते हो तो यहाँ पे कौन सा होगा, चिंतन स्तर, यानी खुद समझना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो NEP 2020 आई है वह किस पर आधारित है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 5+3+3+4 पर आधारित है। इसको देखते हैं क्या क्या है। एक होता है एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर, यानी जो पहले स्ट्रक्चर था 10+2 पर था, लेकिन जो अभी NEP 2020 के अंतर्गत बनाई गई एकेडमी है वह 5+3+3+4 पर आधारित बनाई गई है। और इसको अगर वैसे देखोगे लेवल 4 लेवल में बांटा गया है, फाउंडेशनल स्टेज, प्रीपेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज में बच्चा जो है 5 वर्ष रहता है, यानी 3 वर्ष तक, जैसे आंगनबाड़ी या जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो स्कूल में भेज दिया जाता है। 3 से 6 वर्ष तक बच्चा किस में रहेगा, आंगनबाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका के अंतर्गत रहेगा। जैसे बच्चे को खेलना पसंद रहता है, अच्छा लगता है, तो बाल वाटिका में यही चीज़ कराया जाता है, बच्चों को खिलाया जाता है और वस्तुएं दी जाती, खिलौने दिया जाते, जैसे घर की तरह रहता है बच्चा, उसी तरह यहाँ पे बाल वाटिका में रहता है। और 2 और 3 क्लास तक जो है इसमें होता है, मतलब 3 साल जो बच्चे का शुरू में होता है वह बाल वाटिका के अंतर्गत आता है। और उसके बाद जो 2 साल होता है 1 और 2 यानी फर्स्ट और सेकंड में जाता है, तो फर्स्ट और सेकंड में पहुंचने तक बच्चा जो है 5 साल तक रहता है। इसको फाउंडेशनल स्टेज कहा जाता है। और आगे 3 साल क्या होता है, तो 3 साल में 3, 4, 5 इसमें बच्चे की उम्र कितनी हो जाती है, उम्र से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो बच्चे इसकी उम्र इसमें 8 से 11 साल तक हो जाता है। और इसमें बच्चा कितना होता है, 6 से 8 साल तक, और इसमें बच्चा 3 से 6 साल तक होता है। तो जो बच्चा 3 साल पढ़ता है, यानी 3 से 5, 3 हो गया, 4 हो गया और 5, ये किस स्टेज के अंतर्गत आता है, तो प्री पेटरी स्टेज के अंतर्गत आता है। उसके बाद 3 ईयर और मतलब 5+3+3 और अगला जो 3 है ये 6 से 8 यानी 6, 7 और 8 में बालक पहुंच जाता है। और इसमें बच्चे की उम्र कितनी हो जाती है, तो 11 मतलब 14, 8 में जब पहुंचेगा तो बच्चे की उम्र 14 वर्ष तक हो जाती है। एक प्रश्न और पूछा जाता RT 2009 पे
कि आरटी इन 2009 लागू होने के बाद क्लास कैसी हो गई है, तो अधिक मतलब समझाती हो गई है, यानी समवर्ष यानी समान रूप से सभी लोगों को देखोगे तो एक समान आयु के बच्चे पाए जाते हैं इसमें। उसके बाद 5+3+3 हो गया। उसके बाद 4 में क्या है, तो इसमें 9, 10, 11 और 12 यानी 4 साल बच्चा जो है 4 के अंतर्गत आएगा। 9, 10, 11 और 12 इसमें बच्चे की उम्र कितनी हो जाती है, तो 14 से 18 साल, यानी 14, 15, 16, 17 और 18 यानी बच्चा जो अब सरकार की जिम्मेदारी कितनी हो गई, 18 वर्ष तक बच्चा सरकार के अंतर्गत यानी राज्य सरकार के अंतर्गत रहेगा। तो इस देख लिए पहले 10+2 था, अब क्या हो गया 5+, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा, 5+3+4 यानी 5, 3, 8, 4, 12, 8, 3, 11, 11, 4, 15 और बच्चा 3 साल पे स्कूल जाता है तो 15, 3, 18। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।